लेते हैं मुनाफे की मंडी की, लेकिन सबसे पहले बात होगी चांदी की, जहां पर आंधी चल रही है। लगातार एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। आज तो 1,93,000 रुपए के ऊपर भी चांदी निकल गई। कई सारे ऐसे ट्रिगर है जो चांदी को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबल एक्सचेंजेस की वेयरहाउसेस में चांदी का स्टॉक घट रहा है। सीवियर एक डेफिसिट का मार्केट है, लगातार 5वां साल है और अगले साल भी कहा जा रहा है कि ये डेफिसिट और भी बढ़ सकते हैं। साथ ही इंडस्ट्रियल डिमांड और जिस तरह से नेशनल प्लान में चाइना और यूएस ने चांदी को शामिल किया, उसके बाद से ये रैली और भी ज्यादा एक्सटेंड होती जा रही है। तूफानी रफ्तार है इस साल। 115% से ज्यादा की तेजी, 3 महीने में करीब 50% की तेजी और महीने भर में 23% से ज्यादा की तेजी चांदी में आ चुकी है। गोल्ड सिल्वर रेशियो तेजी से नीचे आया। अब सवाल उठते हैं कि क्या अब यहां से चांदी में मुनाफा वसूली तो नहीं हो जाएगी या फिर गोल्ड कैचअप रैली दिखाएगा? यही तमाम सवाल है आपके मन में और इन लेवल्स पे आपको क्या करना है, ये सवाल भी पूछेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। कुणाल शाह हैं, निर्मल बंग की हेड ऑफ रिसर्च कमोडिटी रिसर्च से, और साथ ही मनोज कुमार जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, रुपेश शर्मा है टेक्निकल एनालिस्ट है बीकानेर से, और राहुल मेहता है एमडी है सिल्वर एम्पोरियम के, देश के सबसे बड़े चांदी के कारोबारी है। कुणाल जी, चांदी की इस रफ्तार और गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखकर क्या लग रहा है? चांदी में आगे क्या होने वाला है? कुछ करेक्शन की संभावनाएं लग रही है या गोल्ड अब कैचअप रैली दिखाएगा आगे? आई थिंक देखिए, करेक्शन तो कभी भी एट एनी पॉइंट आ सकता है, क्योंकि इसमें नॉन स्टॉप जो रन अप आया है, तो थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए, विच इज हेल्दी फॉर द मार्केट, एंड दैट विल अगर उसको और भी बढ़ना है तो उसके लिए ग्राउंड होगा। $60 तक एक बार करेक्ट हो सकता है मैक्सिमम ऑन द डाउन साइड। अभी जो फिलहाल तकरीबन $62 के आसपास चल रहा है, सो $1.5 से $2 का करेक्शन सिल्वर में आना पॉसिबल है। उससे ज्यादा करेक्शन वाला अभी फिलहाल तो कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि 60 एक साइकोलॉजिकल हर्डल था, उसको कन्विंसिंगली ब्रेक किया है, तो 60 नहीं तोड़ना चाहिए। 60 के आसपास आता है तो फिर से बाइंग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए, और MCX पे दैट शुड ट्रांसलेट, 60 शुड ट्रांसलेट इनटू समवेयर बिटवीन 4-5,000 रुपीस नीचे। दैट इज अ गुड बाय फॉर सिल्वर। ठीक है। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। चांदी को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये रैली लगातार चांदी में जारी? आज $63 के ऊपर चांदी निकल गई ग्लोबल स्तरों पे। किस तरह से आप डिमांड को देख रहे हैं चांदी में? नमस्कार सृष्टि, बिल्कुल यहाँ पे हम लगातार बात करते आए हैं, और जिस तरह से मजबूत फंडामेंटल्स जो है चांदी की ये रैली को ड्राइव कर रहे हैं, और हमारा मानना है कि यहाँ पे अभी जो मोमेंटम है वो बना रह सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में $65 के आसपास यहाँ पे नजर आते हैं। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग 2 लाख तक के स्तर जो है, वहां तक एक बार ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। मार्केट थोड़ा ओवरबॉट जोन में है, तो थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे शॉर्ट सेल करने की बिल्कुल मनाही रहेगी। अगर फ्रेश भी किसी को रणनीति बनानी हो तो बजाय बड़ी सिल्वर के यहाँ पे मिनी में जो है पोजीशन लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ा डीप मिलता है तो वहां बाय करें 1,91,000 के स्तर के आसपास। 1,87,700 का स्टॉप रखें और 1,97,000 तक के लक्ष्य रखें। फेड की कटौती से यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है, उसका और सपोर्ट यहाँ पे आने वाले दिनों में मेटल्स को मिल सकता है, स्पेशली अगर सिल्वर की बात करें। तो ये राय चांदी को लेकर है। आप बताइए भूपेश जी, आपको क्या लग रहा है टेक्निकली चांदी कैसी दिख रही है? यहाँ पर क्या करना चाहिए इन स्तरों पर चांदी में? जी नमस्कार विश्वान जी, अगर चांदी की बात करी जाए तो चांदी का मोमेंटम और ट्रेंड दोनों ही बुलिश बने हुए हैं। अभी भी मुझे लगता है कि करंट भाव पर भी चांदी में खरीदारी करी जा सकती है, जिसका स्टॉप लॉस 1,91 के नीचे का रखें। अपसाइड में मुझे लगता है कि आज 193,800 और 195,500 तक के भाव आज संभावित हो सकते हैं। तो चांदी को लेकर हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको राय दी गई है, लेकिन हमने एक पोल भी किया है जिसमें कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने 5 साल और 10 साल के लिए हमने लक्ष्य पूछा था। हालांकि काफी ज्यादा होता है टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए, इतना बड़ा और इतनी लंबी अवधि का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी कॉल भेजी है। अनुज गुप्ता जी ने भेजा है, उनको लगता है कि 5 साल में चांदी 5 से 6 लाख रुपए तक जा सकती है। 10 साल का लक्ष्य 12 से 15 लाख रुपए तक का दिया है। केडिया फिनकॉर्प ने 4 लाख का दिया है 5 साल का लक्ष्य, और साथ ही उनको लगता है कि 7 से 9 लाख तक चांदी हो सकती है अगले 10 साल में। केडिया एडवाइजरी की तरफ से अजय केडिया जी ने जो भेजा है,
उनके हिसाब से भी जो चांदी के टारगेट जो उन्होंने दिए हैं वो काफ़ी बड़े टारगेट उनके भी हैं और उनको भी लगता है कि बड़ी तेजी यहाँ से लग रही है। और साथ ही ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ का 2,70,000 का टारगेट है चांदी को लेकर अगले 5 साल का। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस है, ये पोल को हम और भी एक्सटेंड करेंगे और दिन के दौरान आपको दिखाएंगे भी कि अब इस जंक्शन पे जाके वो क्या सोचते हैं। लंबी अवधि का अगर किसी का व्यू है तो चांदी आगे कहाँ तक जा सकती है। और ग्लोबल जो ब्रोकरेज हाउसेस है उनकी जो भी रिपोर्ट है वो भी काफ़ी बुलिश नजर आ रही है। आमतौर पे इस तरह होता भी है, किसी भी सिक्योरिटीज में अगर इस तरह की लंबी रैली चलती है तो वहां पर इस तरह के बड़े टारगेट आने शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ राहुल मेहता जी है। राहुल जी, क्या लग रहा है सर, फिजिकल में क्या दाम चल रहा है अभी चांदी का? 25 के आसपास चल रही है मार्केट में। और इन स्तरों पे इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी कम है और फिजिकल कंजम्पशन बाइंग भी डिमांड कम चल रही है। क्योंकि चांदी ने जो रैली दिखाई है लास्ट 1 महीने के अंदर, वो अनप्रेसिडेंट रैली है। इस टाइप की रैली हमने भी नहीं देखी है काफी। इतनी अब मुझे चांदी के कारोबार करते करते 20 साल हो गए हैं। पर डे की वॉलिटिलिटी 8 से 10 हजार की बहुत पहली बार देखने को मिल रही है। और इस टाइप की वॉलिटिलिटी में इन्वेस्टर्स भी कॉशियस होना जरूरी है, बिकॉज रैली कभी भी वन साइडेड नहीं चल सकती है। और चांदी ने इस साल बहुत अच्छा रन दे दिया है। करेक्शन आए हैं, बट छोटे करेक्शन आए हैं और वापस बाउंस बैक भी अच्छा दिया है। तो ओवरऑल मार्केट में कंजम्पशन देखने जाए तो स्लो चल रहा है मार्केट। कंजम्पशन स्लो है और यहाँ पर इन लेवल्स पे सतर्क रहने की जरूरत है। इन राहुल जी को लगता है कि 2 दशक से ज्यादा वो इस बिजनेस में है लेकिन कभी इस तरह की तेजी इन्होंने नहीं देखी है। राहुल जी, आप बताइए क्या लग रहा है कि आगे जो जिस तरह के डेफिसिट की बातचीत चल रही है, फिजिकल मार्केट में स्थिति सामान्य है या कुछ कम है, स्टॉक कम दिख रहे हैं आपको? नहीं, फिजिकल डिमांड में फिजिकल मार्केट के अंदर सप्लाई की कोई इशू नहीं है। सप्लाई काफ़ी स्टेडी है। जितनी चांदी चाहिए उतनी चांदी मार्केट में मिल भी रही है। तो सप्लाई साइड में कोई चैलेंजेस नहीं है। मगर जो बाइंग साइड है, जो बायर्स है, बायर्स मार्केट में कम हो गए। डे बाय डे जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। आप भी उस लीग में हैं क्या जो लोग 2.5 लाख 3 लाख ये बड़े टारगेट दे रहे हैं? आपको भी लग रहा है इस तरह की तेजी चांदी में आएगी क्या, राहुल जी? जैसे विश्वास जी, मैंने लास्ट टाइम इसी दिवाली के टाइम पे आपके शो पे मैंने बताया था कि नेक्स्ट दिवाली तक चांदी 2.5 लाख लग रही है मुझे। मगर जो चांदी की रैली इस छोटे शॉर्ट पीरियड में दिख रही है वो 2.5 लाख जल्दी भी आ सकता है। और इस रैली को सपोर्ट करने के लिए रुपी ने भी काफी सपोर्ट दिया, बिकॉज रुपी भी डेप्रिशिएट हुआ है। तो दोनों मिला के देखे जाए तो चांदी ने जो रैली अगले दिवाली तक जो देनी थी 2.5 लाख, वो काफी पहले आ सकती है अभी। अगर चांदी किसी को खरीदना हो तो करंट लेवल पे खरीदना सही होगा या कितना गिरावट आने पे खरीदे चांदी, राहुल जी? चांदी ये लेवल पे बाइंग करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज पैसा बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अपसाइड लिमिटेड है, डाउन साइड काफी से हो सकती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी के जरिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि अपनी एवरेज भी कम हो सके और ओवरऑल पीरियड में रिस्क भी डिवाइड हो सके। ओके, शुक्रिया आपका राहुल जी, वक्त निकाला आपने और चांदी के मार्केट में, फिजिकल मार्केट में किस तरह की स्थिति है, क्या भाव चल रहे हैं, इसको लेकर हमारे दर्शकों को गाइड किया। कुणाल जी, कल एफओएमसी के जो फैसले आए उस वहां से आपके टेक अवेज क्या है? क्या वो जो टोन में कुछ सख्ती दिख रही है क्या? 2026 और 27 को लेकर उन्होंने कहा कि एक कटौती हुई होगी, महंगाई पे रिलैक्स नजर आए, ग्रोथ को लेकर भी उन्हें चिंता नहीं है, लेबर मार्केट को लेकर सिर्फ वही डेटा आगे ड्राइव करेंगे, दरों को लेकर क्या लग रहा है और उसका असर गोल्ड के मार्केट पर क्या होने वाला है? आई थिंक जो फेड ने इंडिकेशन दिया है वो है कि ये फिर से लिक्विडिटी मार्केट में पंप होना स्टार्ट हो जाएगी ये महीने में $40 बिलियन। सो फेड मार्केट में लिक्विडिटी डालता ही रहेगा, ऐसा एक व्यू बन रहा है। इंटरेस्ट रेट इट्स नॉट अ बिग न्यूज। 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट होना है या आने वाले साल में और 3 या 2 हो गए कट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो सबसे बड़ा चीज जो फेड का जो रवैया है उस पर जो देख रहा हूं वो है कि दे आर अगेन प्रिंटिंग मनी। दे ऑलरेडी इंक्रीज देयर डेट। जब से यूएस में ये गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था तब से लेके अभी तक आप देखेंगे तो यूएस में ऑलरेडी $1.25 ट्रिलियन की डेट बढ़ गई है। इसके बावजूद $40 बिलियन का और रिवर्स रेपो ऑपरेशन से लिक्विडिटी सिस्टम में डालने की बात कर रहे हैं। ये सब अच्छा नहीं है। ये दिस इज ऑल लीडिंग टूवर्ड्स कि ऐसे माहौल में जब पैसे की वैल्यू कम हो रही है तो कमोडिटी में कैसे मंदी आएगी बड़ी। छोटे मोटे झटके आते रहेंगे, डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, डी डॉलराइजेशन पिकअप कर रहा है पेस। तो ये ऐसे माहौल में
बड़ी मंदी या बड़ा क्रैश का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है मनोज सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। फेड ने जो कटौती की है ब्याज दरों में 0.25% की, उसके बाद से सोने में अच्छी रैली यहाँ पर नजर आई। कल के सेशन में हमने थोड़ी खरीदारी भी देखी थी, लेकिन एक रेंज बाउंड 2-3 दिन से दिख रहा था। फेड की बैठक के फैसले के बाद अच्छी तेजी सोने में दिखी। कोई ट्रेडिंग कॉल्स यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छा कंसोलिडेशन गोल्ड ने पिछले कुछ सेशंस में दिखाया है और हम देख रहे हैं कि $4,200 के जो स्तर है, सोना यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ नजर आया है। हम देख रहे हैं कि ऊपर के साइड में कुछ रेजिस्टेंस $4,280 के आसपास यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो फेड ने ब्याज दरों में कटौती की है और जो टोन है वो उतना हॉकिश देखने को नहीं मिला जो उम्मीद की जा रही थी। हमारा मानना है कि यहाँ पे गोल्ड जो है कैचअप रैली दिखाता हुआ नजर आएगा, जिस तरह से सिल्वर में बढ़त थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक में कीमतें एक बार $4,300 के स्तर को पार कर सकती है। तो बिल्कुल सोने में यहाँ पे लॉन्ग जाना प्रेफर करेंगे। जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है 1,30,150 के स्तर के आसपास बाय करना चाहिए 1,29,600 के स्टॉप लॉस से। और यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए जो लक्ष्य रहेगा वो 1,31,200 का रहेगा। और नेक्स्ट वीक के लिए अगर कोई पोजीशन कैरी करना चाहता है तो हमारा मानना है कि 1,32,500 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 1,32,500 तक के भी लॉन्ग टर्म में दिख सकते हैं। फिलहाल फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खरीद कर चलिए 1,30,150 पर यहाँ पर खरीदारी करनी है। एसएल लगाना होगा 1,29,600 का। टारगेट्स 1,31,200 तक के यहाँ पर मिल सकते हैं। भूपेश जी, आपकी क्या राय होगी? किस तरह से आप इस रैली को रीड कर रहे हैं और कौन से लेवल्स आपको अब आगे यहाँ पर सोने में आते हुए नजर आ रहे हैं? जी, अगर सोने का कंपेरिजन एनालिसिस किया जाए सिल्वर की तुलना में तो थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। मुझे लगता है कि अगर सोने में बड़ी रैली की बात करी जाए तो जो आज के फरवरी वायदा के हाई लगे हुए जो कॉमेक्स पर 4277 के बाजार उस भाव के ऊपर निकलता है तभी कोई एक अच्छी रैली की संभावना रहेगी, अन्यथा बाजार करंट भाव में एमसीएक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें 200 पॉइंट का स्टॉप लगाना चाहिए। 1,30,430 का दाम है, यहाँ पर 1,30,230 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करें। 1,31 और 1,31,300 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। 1,31,000 और 1,31,300 ये दो टारगेट आपकी तरफ से आ गए हैं, टेक्निकल लेवल्स हैं। अब मेटल्स की बात करते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चमक दिख रही है। कुणाल जी, आपको लग रहा है कि कमोडिटी में थोड़े बहुत करेक्शन आएंगे लेकिन तेज़ी जारी रहेगी। ऐसे में मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? जहाँ आपको लग रहा है स्ट्रॉन्ग रैली अभी भी बची हुई है, वो अगला सोना बेस मेटल्स में से कौन बनने वाला है? बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि ओवरऑल कॉपर अच्छा रहेगा, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम एंड देन जिंक। सो बेस मेटल में ध्यान तेजी का ही है, कॉपर सबसे बढ़िया रहेगा। ऑलरेडी कॉपर 10% ऊपर है एक महीने में, और मुझे लग रहा है ये कॉपर ही यहाँ से 1150 तक के लेवल देखने के लिए नेक्स्ट 1-1.5 महीने में रेडी हो चुका है। सो कमोडिटी में ओवरऑल तेजी का ही ध्यान है, मेटल आउट परफॉर्म करेंगे और कॉपर बहुत बढ़िया रिटर्न देगा 2026 में। 20 में कॉपर बढ़िया रिटर्न देंगे, ऑलरेडी बड़ी तेजी आ भी चुकी है। 1150 का टारगेट दे रहे हैं, पोजिशनल टारगेट है 2026 के लिए कुणाल जी का। और इसके बाद एल्युमिनियम और जिंक में भी लग रहा है इनको कि एक बड़ी तेजी आगे जारी रहेगी। मनोज जी, आप बताइए आपको क्या पसंद है मेटल्स पैक में? देखिए विश्वमोहन जी, बिल्कुल ओवरऑल बेस मेटल पे एक ही बढ़िया लगता है, लेकिन अगर यहाँ पे 1-2 दिन के लिए कोई रणनीति बनानी हो तो कॉपर बेहतर लगता है। हम देख रहे हैं कि कीमतें यहाँ पे $11,440 का जो एलएमई पे सपोर्ट है उसको लगातार होल्ड कर रहा है, और आज दिन के सत्र के दरमियान हमने 11,700 के ऊपर भी कीमतों को निकलते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे मजबूती जो है वो जारी रहेगी और शॉर्ट टर्म में कीमतें $12,400 तक एलएमई टेस्ट कर सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी यहाँ 1150, 1160 तक के स्तर संभावित है। तो आज के सत्र में कहीं रणनीति बनानी है तो कॉपर बेहतर लगता है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 1,086 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी, 1,075 के स्टॉप लॉस से। टारगेट 1,005 के रहेंगे। और कॉपर के अलावा अगर कहीं रणनीति बनानी है तो एल्यूमिनियम और जिंक भी बेहतर लगते हैं। एल्यूमिनियम में हमारा मानना है कि 2026 में 310 तक के स्तर जो है भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेस मेटल्स में कॉपर पर आज रणनीति बनाइए। आपको 1,086 पे खरीद कर चलना है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,075 का। टारगेट्स 1,005 तक के यहाँ पर ये मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भी जिंक और एल्यूमिनियम पर भी पॉजिटिव आउटलुक मनोज सर ने दिया है।
आपको किस तरह से लग रहा है कुणाल सर, अगर मैं आपके पास आना चाहूँ, सॉरी भूपेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं बेस मेटल्स में आज आपको क्या पसंद आ रहा है? कॉपर में जो ये रैली जारी है, क्या आप भी मानते हैं कि ये रैली आगे भी कंटिन्यू करेगी? और जिंक और एल्यूमिनियम को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, अगर आज की बात करें विशेषकर, हो सकता है कि कॉपर में पॉजिटिव ऑल ओवर ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, परंतु विशेषकर आज की बात करें तो मुझे आज कॉपर में एक कॉन्ट्रा व्यू देना पसंद रहेगा। 1091 का दाम है, करंट भाव पर बिक वाली की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 1096 का रहेगा। नीचे में 1084 और 1080 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉपर में बिकवाली की राय दी है, लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद एग्री बाजार का रुख करेंगे। बाद स्वागत है आपका, मुनाफे की मंडी देख रहे हैं आप और हमारे चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल सर, एनजी पर आपसे राय चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते देखिए लगातार गिरावट पर नजर आ रही है। 1.5% से ज्यादा की गिरावट आज भी नेचुरल गैस में है। जो पिछले हफ्ते की तेजी थी वो पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है। क्या रणनीति बनती है अब नेचुरल गैस पे? ये खरीदारी एक मौके की तरह देख रहे हैं आप? ये बहुत ही सेंसिटिव कमोडिटी है, वेदर रिलेटेड। आई थिंक जो टाइप से हमने फॉल आते हुए देखा है, यहाँ पे किधर ना किधर मुझे सपोर्ट लेता हुआ नेचुरल गैस दिख रहा है। और मेरा मानना ऐसा है कि ये मौजूदा लेवल से बहुत ज़्यादा मंदी नेचुरल गैस में नहीं आनी चाहिए। आप धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे बाइंग करने की सलाह। भूपेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो गिरावट लगातार नेचुरल गैस में बनी हुई है, इस पर क्या राय होगी आपकी? मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में करंट भाव पे खरीदारी करनी चाहिए। बाजार ऑलरेडी ऊपर भाव से तकरीबन 18% टूट चुका है, और बाजार का ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बना हुआ है। मुझे लगता है कि 413 के दाम में खरीदारी करनी चाहिए। 410 आ जाए तो और खरीदारी करें। इसमें 402 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 433 रुपए और 445 रुपए के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे पोजिशनली। चलिए, तो नेचुरल गैस को ये राय निकल कर आ रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ से खरीदना चाहिए। हालांकि पिछले हफ्ते जो भी तेजी थी, ये पूरी तेजी नेचुरल गैस गवा चुका है। यूएस में जिस तरह से वेदर रिपोर्ट आई थी कि 2 हफ्ते माइल्ड वेदर रह सकता है, उसके बाद ये दबाव बना था। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं मनोज जी। कच्चे तेल में हल्की रिकवरी दिख रही है। एक अहम न्यूज़ ये भी आ रही थी कि वेनेजुएला के टैंकर को यूएस ने सीज किया है। इस तरह की हालांकि खबरें आती रहती है जी पॉलिटिकल रिस्क के हिसाब से देखें तो, लेकिन ओवरऑल अभी भी लग रहा है कि मार्केट ओवर सप्लाइड की स्थिति में है। क्या लग रहा है सर, कच्चे तेल की चाल कैसी रह सकती है? यहाँ से क्या ट्रेड लेना चाहिए? एक साइडवेज मूव ही लगता है विश्वमोहन जी, और यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो मंथली रिपोर्ट आना, उसके ऊपर मार्केट की नजर रहेगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ऑलरेडी यहाँ पे 2026 में जो है ओवर सप्लाई के लिए जो है प्रिडिक्शन दे चुका है। और रशिया यूक्रेन का अगर यहाँ पे डील होता है तो वो एक थोड़ा सा जो है नेगेटिव रहेगा। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक साइडवेज मूव जो है रह सकता है। एक रेंज है 5150 से 5400 की, वो बनी रह सकती है। ओके, साइडवेज मूव यहाँ पर रहता हुआ दिख सकता है। कुणाल जी, कच्चे तेल पर आपकी क्या राय होगी? कच्चे तेल में फंडामेंटली तो बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरने की जगह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे ये सब प्राइस वेरी माउथ वाटरिंग टू एंटर इनटू लॉन्ग पोजीशन। सो मैं बाइंग के लिए रिकमेंड करूँगा 52-50 के आसपास बाय कीजिए। 53, 50, 60 का टारगेट रखिए और 51-90 का स्टॉप लॉस रखिए। आपको लग रहा है कि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ से गिरावट नहीं आपको ज़्यादा दिख रही है। आज हल्दी में काफ़ी अच्छी तेजी है। एग्री मार्केट में सबसे ज़्यादा तेज काउंटर हल्दी है, और सारे कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर, अप्रैल, मई सारे काउंटर में ज़ोरदार तेजी है। 2 से 4% तक की तेजी दिख रही है। दूसरा गम में भी अच्छा एक्शन लौटा है, और ये तेजी शुरुआती कारोबार के बाद बढ़ी है। देखिए 9050 के ऊपर दिसंबर जनवरी का वायदा 9200 रुपए के ऊपर आ चुका है। एक अच्छी रैली यहां पर बनती दिख रही है। भूपेश जी, ग्वारगम और हल्दी, इन दोनों पर आप राय दें। ये काफी लंबे अरसे के बाद ग्वारगम में एक तेजी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि 9220 रुपए अगर जनवरी का वायदा क्रॉस करता है ग्वारगम में, तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। वैसे करंट भाव में भी हमने खरीदारी की सलाह 9100 के आसपास दी है, जिसका स्टॉप लॉस हमने 9000 का दिया था। अभी 9220 के ऊपर इसमें पोजीशन और ऐड करनी चाहिए, जिसमें स्टॉप लॉस 9050 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 9450, 9550 के
यहाँ संभावित रहेंगे। मुझे लगता है कि बहुत एक लंबे अरसे के बाद बाजारों में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो ये तेजी सस्टेन करनी चाहिए। आई होप दिसंबर के महीने में बाजार अपसाइड में 10,000 के भाव भी संभावित रह सकते हैं ग्वारगम के लिए। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी का ट्रेंड काफी दिनों से बुलिश चल रहा है और यहाँ पर आज बाजार में 4% का सर्किट है। कहीं भी बाजार में गिरावट आती है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। अपसाइड में 16,400 16,500 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे हल्दी में। जी, आपकी टॉपिक क्या है? आपने क्या आइडेंटिफाई किया एग्री मार्केट में आज? यहाँ पे कैस्टर सीड में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है विष्णु मोहन जी, और हमारा मानना है कि जो कैस्टर सीड का जनवरी वायदा है वहां पे 6,940 के आसपास के अगर स्तर मिले तो बाय करना चाहिए। 6,885 के स्टॉप लॉस से टारगेट वहां पे 7,020 तक के रहेंगे। आपको कैस्टर पसंद है और ग्वारगम और साथ ही हल्दी पे भी राय आ गई भूपेश जी की। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री और एग्री मार्केट को लेकर। लेकिन जाने से पहले एक अहम खबर यह है कि यूरिया सप्लाई के लिए सरकार ने एक नई प्लानिंग की है। कल हमने देखा भी था कि फर्टिलाइजर मंत्री जेपी नड्डा साहब ने लैंड होल्डिंग से फर्टिलाइजर खरीद को लिंक करने की प्लानिंग की है और ये पायलट प्रस्ताव उन्होंने जारी किया है। सरकार फसल पैटर्न के आधार पर रियल डिमांड मैपिंग करेगी और साथ ही आगे चलकर मार्च तक कई इंटरवेंशंस भी यहाँ पे लागू होंगे और सरकार को लगता है कि यहाँ पर असली समस्या यूरिया की सप्लाई की कमी की नहीं है, सप्लाई कम नहीं है, होर्डिंग की है और डाइवर्जन बाकी जगहों पे हो रहा है गैर एग्री कामों में, गैर कृषि कामों में। इस वजह से ये सप्लाई कमी है। ये सरकार के तरफ से अपडेट दिए गए हैं और सरकार 30 गैस आधारित यूरिया प्लांट्स की फिक्स कॉस्ट बढ़ाने पर भी विचार कर रही है और ये जो फिक्स कॉस्ट होगी ये 25 सालों से जो संशोधित नहीं हुई है और इंडस्ट्री लंबे समय से मांग कर रही है, उस पर विचार सरकार का चल रहा है। कॉटन को लेकर एक अहम अपडेट ये है कि सीसीपीसी यानी कॉटन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इन लोगों ने एक रिव्यू मीटिंग की थी जिसमें इनको लगता है कि 2025-26 सीजन यानी 1 अक्टूबर से लेके इस साल के अगले साल 30 सितंबर जो कॉटन का सीजन होता है, उत्पादन 292 लाख गांठ के बराबर रह सकता है। पिछले साल ये 297 लाख गांठ था, तो यानी वहां से 5 लाख गांठ कम रहने की संभावना है। लेकिन इस बार सप्लाई ओवर सप्लाइड मार्केट है क्योंकि 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा है कॉटन का, तो यहां पर सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है। जितनी डिमांड है उससे काफी ज्यादा सप्लाई है। चलिए इसी नोट पर